Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the third chapter from History of Class 10th, and the name of the chapter is Nationalism in India. And in today's video, we are going to study the limits of civil disobedience movement. आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया था, उनके पार्टिसिपेशन के पीछे उनका क्या फ़ायदा था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स क्या थी, क्यों ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितना सोचा गया था उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ तो पहले ये है कि जितनी भी सोशल ग्रुप्स थे उस समय इंडिया में, सब ने सिविल डिसओबीडियंस में परफॉर्म नहीं किया था। जैसे कि हमारे जो अनटचेबल्स थे, जो हमारे शेड्यूल कास्ट थे, जिनको हम दलित भी बोलते थे उस समय, उन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया था। और कांग्रेस उन लोग को इग्नोर भी करती थी। क्यों इग्नोर करती थी? क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर वो दलित्स को सपोर्ट करेगी तो जो हाई क्लास हिंदूज़ हैं, जो हाई कास्ट वाले हिंदूज़ हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे। इसी वजह से कांग्रेस दलित्स को सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमें पहले अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना होगा। हमें स्वराज तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे देश में अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी के नाम पे जो हम भेदभाव करते हैं, अगर वो हमारे देश में है तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसीलिए महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग। तो हरिजन का मतलब हो गया चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बच्चे। तो ऐसे नाम देके महात्मा गांधी ने दलित्स को थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश की कि दलित्स के साथ लोग थोड़ा नॉर्मल बिहेव करें। और फिर महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह भी किया दलित्स को एंट्री दिलाने के लिए। आपको पता है कि टेम्पल्स में भी उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते थे, जैसे ऐसे कुएं जहाँ पे पूरी पब्लिक आके पानी भरती है, वहाँ पे दलित्स को नहीं जाने दिया जाता था। रोड्स पे, स्कूल्स में दलित्स को नहीं जाने दिया जाता था, उनको हमेशा अलग करके रखा जाता था। तो महात्मा गांधी ने इन सब चीज़ों के लिए सत्याग्रह किया कि नहीं, दलित्स को भी बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। और दलित्स की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए उस समय महात्मा गांधी क्या करते थे? खुद स्वीपर्स की तरह काम करते थे, टॉयलेट साफ करते थे। ये चीज़ महात्मा गांधी ने की थी ताकि दलितों को थोड़ा ऊपर उठाया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे अपर क्लास के लोग हैं, जो हमारी अपर कास्ट के हाई कास्ट हिंदूज़ हैं, उनको दलित्स के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनटचेबिलिटी को एक पाप बताया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। अब देखो, महात्मा गांधी तो जो कर सकते थे उन्होंने किया, दलितों को ऊपर उठाने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स ऐसे थे जो कि सोचते थे कि उनकी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब वो पॉलिटिक्स में आए। ठीक है, तो वो एक पॉलिटिकल सल्यूशन चाहते थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो सारे दलित्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। ठीक है, और वो मांग करने लगी कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या चाहिए? रिजर्व सीट्स चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि एक ऐसा इलेक्टोरेट जहाँ पे दलित ही वोट लड़ेगा और वोट में वहाँ पे वोट देने वाले भी दलित होंगे। मतलब लड़ने वाला भी दलित होगा और देने वाले, वोट देने वाले भी दलित ही होंगे। ठीक है, उसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये सारी मांग कर रहे थे दलित लीडर्स, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि अगर वो पॉलिटिकली इम्पावर हो जाएंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, उनके साथ जो भेदभाव होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। इसी वजह से जो दलितों का पार्टिसिपेशन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ही लिमिटेड था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इस अनटचेबिलिटी की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक लीडर हमारे सामने आए जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया? दलित्स को ऑर्गेनाइज किया और एसोसिएशंस बनाए। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। कब बनाया था? 1930 में। और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर भी मौजूद थे। और भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी। जैसे उन्होंने एक डिमांड ये रखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए दलित लोगों को, और ब्रिटिशर्स उस डिमांड को मान भी गए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ये डिमांड मानी गई तो मैं क्या करूँगा? आमरण अनशन करूँगा, कि मैं तब तक फास्ट रखूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। ऐसा महात्मा गांधी क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट दे दिया गया तो जो वो एकता लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में वो नहीं ला पाएंगे। क्योंकि ऐसे तो सब कोई अलग अलग इलेक्टोरेट्स की मांग करने लगेगा, तो फिर एकता कहाँ से आएगी? और जब तक एकता नहीं आएगी तब तक हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाएंगे। तो महात्मा गांधी की हालत को देखते हुए भीमराव अंबेडकर समझौता करने के लिए तैयार हो गए, और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, जो कब साइन हुआ था? सितंबर 1932 में। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीटें दे दी गई प्रोविजनल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास जिसको आज हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। रिजर्व सीट्स तो दे दी गई, लेकिन ये कहा कि जो वोट डाले जाएंगे वो जनरल इलेक्टोरेट पे होंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्टोरेट यानी कि ऐसा इलेक्टोरेट जहाँ पे हर कोई वोट दे सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हाई क्लास हिंदू हो, डिप्रेस क्लास हो, कोई भी वोट दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हो गया और चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर बात आई मुस्लिम्स की। आपको पता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें भारी संख्या में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आफ्टर द डिक्लीन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। लेकिन जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वापस ले लिया तो जो मुस्लिम्स थे ना वो कांग्रेस से अलग होते चले गए। उनमें थोड़ा सा अलगाव की भावना आने लगी, और कांग्रेस उसके बाद से हिंदूज के सपोर्ट में हो गई। ठीक है, उस समय हिंदू महासभा की स्थापना हुई और कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने लगे, जिस वजह से मुस्लिम्स को और ज़्यादा गुस्सा आया और हिंदू और मुस्लिम में संबंध बिगड़ते गए। ठीक है, और इसी वजह से बहुत सारे दंगे हुए और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ता गया। और फिर कांग्रेस ने सोचा कि एक बार फिर से मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए, एक अलायंस बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, और काफ़ी हद तक ये लग भी रहा था कि एक बार फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आ जाएंगे। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, मुस्लिम लीग के लीडर्स में से एक थे, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की। जैसे भीमराव अंबेडकर ने डिमांड की थी वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भी डिमांड की। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीटें दे दी जाए तो मैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ दूंगा, मैं भूल जाऊंगा इस डिमांड को, मैं इसकी मांग नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बंगाल और पंजाब है जहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है, ये दोनों स्टेट्स, ये दोनों एरियाज मुस्लिम्स को दे दिए जाए। ठीक है, ये भी चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे थे। किस बारे में? इस जो बंगाल और पंजाब का जो रीजन था उसको लेकर। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बंगाल और पंजाब पूरी तरह से मुस्लिमों को दे दिया जाए। ठीक है,
तो इसके बीच में समझौते हो ही रहे थे। तब तक हिंदू महासभा के एक लीडर थे M.R. जयंकर। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कांग्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता करने की। और उन्होंने कहा कि सारी मांगे जो मुस्लिम लीग कर रही है या जो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे हैं, उन्हें हमें नहीं मानना चाहिए। तो M.R. जयंकर की वजह से जो एक हमें होप दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में फिर से एकता आ जाएगी, उस होप पे पानी फिर गया। ठीक है, अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीडर्स को ये भी लगता था कि हम लोग तो माइनॉरिटी में हैं और हिंदूज़ क्या है, मेजॉरिटी में है, हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हिंदूज़ कभी हम इंडिपेंडेंट भी हुए, कभी हमारा देश आज़ाद भी हुआ, तो डोमिनेशन तो किसका होगा, हिंदू मेजॉरिटी का, क्योंकि वो लोग क्या हैं, मेजॉरिटी में है। तो हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी का क्या होगा। तो मुस्लिम्स को बड़ा डर लग रहा था कि उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी सब छिन जाएगी क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो इस वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव चल रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये थी कुछ लिमिटेशंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ना तो दलित्स ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखो, जब तक हमारे अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं होगी, एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड फील नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था उस समय कि इंडिया के लोगों के बीच में थोड़ी सी कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आए, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें, वो भाईचारे वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाली आनी चाहिए थी। तो इस वजह से बहुत सारे लीडर्स थे, ये भी कोशिश कर रहे थे कि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी कैसे, हमारे यहाँ तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लोग हाई क्लास हिंदूज़ हैं, डिप्रेस्ड क्लास हैं, इतने सारे कम्युनिटीज़ में कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आएगी। फिर ऊपर से हमारे पास लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं, कैसे लोगों को एक साथ कलेक्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो किया क्या गया, सबसे पहले एक यहाँ पे देखो लिखा है, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। देखो, हम जो थे, हम भले ही अलग अलग थे, लेकिन सबका दुश्मन कौन था, ब्रिटिशर। सब ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका एक लास्ट पर्पस, जो मतलब अल्टीमेट पर्पस यही था कि हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है। हमारे फ़ायदे अलग हो सकते हैं, हिंदू अपने मतलब के लिए ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते हैं, मुस्लिम अपने मतलब के लिए भगाना चाहते हैं, लेकिन भगाना तो सब चाहते थे। तो ये एक रीज़न था कि लोगों के बीच में थोड़ा सा बिलोंगिंगनेस आई, दो लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं का भी दुश्मन ब्रिटिशर्स था, मुस्लिमों का भी दुश्मन था। तो यहाँ पे वो वाली बात हो गई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी जो हिस्ट्री थी ना, उसको लोगों तक पहुँचाया गया, क्योंकि पहले के लोगों को हमारी हिस्ट्री उतनी पता नहीं थी। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो क्या कर रहे थे, हिस्ट्री, हमारी जो पुराना हमारा पास्ट था, हमारे जो हीरोज़ थे, उनके बारे में लोगों को बताने लगे, ताकि लोगों में थोड़ी सी एक करेज आए, बहादुरी आए। ठीक है, तो वैसे हिस्ट्री बताई जाने लगी, पुराने जो फोक सॉन्ग्स थे, पुराने किस्से कहानियाँ, ये सब बताई जाने लगी। कुछ सिंबल्स लोगों को दिखाए जाने लगे, जैसे कि अभी आप जब भी हम अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं, झंडा देखते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, आप जब भी अपना नेशनल फ्लैग देखोगे तो आपके अंदर क्या आएगा, यही आएगा ना कि हाँ, ये हमारा क्या है, हमारा प्राइड है, हमारा गर्व है, और उसको देख के आपको सल्यूट करने का मन करेगा। ठीक है, या जब भी आप अपना नेशनल एंथम सुनते हो, आप एकदम सीधे खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से आपके वो फीलिंग आती है। तो जो सिंबल्स है ना, वो भी उस समय बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे लोगों को कनेक्ट करने के लिए।
अब नेशन को आइडेंटिटी दी जाने लगी थी, नेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी फीमेल फिगर्स के थ्रू। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जर्मनी में जर्मेनिया थी, वहाँ पे आपको पता है कि जर्मेनिया नाम की कोई भी लेडी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो सिर्फ क्या थी, हमारी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके थ्रू लोगों में क्या आ गई थी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आ गई थी। लोग जब भी जर्मेनिया का स्टैचू देखते थे, उनकी पेंटिंग देखते थे, लोगों को अपना नेशन याद आता था, उनको लगता था कि हम एक नेशन के निवासी हैं। ठीक है, तो ऐसा ही भारत में भी किया जाने लगा। भारत में भी भारत माता की इमेजेस बनाई जाने लगी, पेंटिंग बनाई जाने लगी, स्टैचूज़ बनाए जाने लगे। भारत माता भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो भी हमारी इमेजिनेशन ही थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक हाइम लिखा 1870s में। उस हाइम का नाम था वंदे मातरम। ये हाइम स्वदेशी मूवमेंट के समय में बंगाल में बहुत ज़्यादा गाया जाने लगा था। इसके बाद क्या हुआ, अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपनी फेमस पेंटिंग बनाई, किसके किसके नाम पे, भारत माता के नाम पे। उन्होंने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई। ये जो फिगर थी, इसमें भारत माता को एकदम शांत दिखाया गया था, उनको एकदम संत की तरह दिखाया गया था कि उनके एक हाथ में कोई ग्रंथ था, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। मतलब उनकी फिगर को एकदम डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश की थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद समय बीतने के साथ साथ भारत माता की फिगर में बहुत सारे परिवर्तन आए। डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट आर्टिस्ट उनको अलग अलग तरीके से बना रहे थे। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे। अब डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। अब जो ये मदर फिगर थी, ये जो भारत माता थी, इनको देखने के बाद लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। आपको पता है कि पुराने समय में हमारे पास बहुत अच्छी हमारी हिस्ट्री थी, राजा थे, महाराजा थे, बहुत बहादुर थे। तो जो इंडियन राइटर्स, पोएट्स थे, वो लोगों ने क्या किया, वो लोग इंडियन फोकलोर्स को, इंडियन कहानियों को, किस्सों को इकट्ठा करके लोगों को सुनाते थे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा इतिहास कितना ज़्यादा पॉपुलर था, हमारे यहाँ कितने ज़्यादा करेजियस लीडर्स थे, कितने करेजियस राजा महाराजा थे, और हमारे अंदर भी थोड़ा करेज आए, हमारे अंदर भी थोड़ी सी नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग आए। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths and lead the movement for folk रिवाइवल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारे टेल्स को, फोकलोर्स को इकट्ठा किया था, और वो लोगों को इसको सुनाते थे ताकि लोगों के अंदर वो फीलिंग आए, नेशनलिज्म की फीलिंग आए। मद्रास में नितेश शास्त्री ने भी एक फोक टेल को का पूरा कलेक्शन जो था उसको पब्लिश किया था। इस कलेक्शन का नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया के राजा महाराजाओं के बहादुरी के किस्से उसमें थे, उसमें ऐसी बातें लिखी गई थी ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर रेड, ग्रीन, येलो वॉज डिजाइंड। आपको पता है कि जो हमारा आज का ट्राई कलर है, जो हमारा तिरंगा है, उससे पहले भी हमने बहुत सारे ट्राई कलर बनाए थे। ठीक है, तो जो उस समय क्या था, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, तो वहाँ पे एक ट्राई कलर बनाया गया। किस कलर का था वो? रेड, ग्रीन और येलो कलर का। उसमें 8 लोटस थे। ठीक है, 8 कमल के फूल थे, और वो 8 कमल के फूल क्या कर रहे थे, इंडिया में ब्रिटिशर्स की 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे। ब्रिटिशर्स की जो 8 क्षेत्र थे इंडिया में, उनको वो लोटस दिखाते थे। ठीक है, और वहीं पे एक आधा चंद्रमा भी था, जो क्या दिखाता था, वो दिखाता था हिंदू और मुस्लिम्स को। ठीक है, बाय 1921 गांधी जी हैज़ डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। फिर 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग डिज़ाइन किया, जिसको क्या बोला उन्होंने? स्वराज फ्लैग। ये भी एक ट्राई कलर था, जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट कलर था,
और बीच में क्या था, एक स्पिनिंग व्हील। आपको पता है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमें अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए, इसीलिए वो अपने कपड़े खुद बनाते थे। ठीक है, तो वो जो उनका स्पिनिंग व्हील था जिस पे वो कपड़े बनाते थे, सूत काटते थे, वो व्हील को उन्होंने इस ट्राई कलर के बीच में सेंटर में रखा था, जिसमें ये जो व्हील था वो क्या दिखाता था कि हमें अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए। ये सेल्फ हेल्प को दिखाता था, ये दिखाता था कि हमारे अंदर कितनी पावर है। ठीक है, और इस फ्लैग को लेके महात्मा गांधी ने ये जो आपका ये जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या की थी, उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वो री इंटरप्रिएट कर पाए हमारी हिस्ट्री को। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को एकदम तोड़ मरोड़ दिया था, और तोड़ मरोड़ के हमारे लोगों के सामने वो प्रेजेंट करते थे। ब्रिटिशर्स की नज़र में हम लोग क्या थे, बैकवर्ड थे, प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव मतलब कि पुराने ख्यालात के। और ब्रिटिशर्स को लगता था कि हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, हम अपनी अपनी शासन व्यवस्था खुद नहीं चला सकते थे। ठीक है, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। और उसी के रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने बताया कि हमारे यहाँ जो पास था वो कितना अच्छा था, हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की, ये सारी चीज़ें इंडियंस ने बताई। ठीक है, they wrote about the glorious development in ancient time when art and culture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. तो इंडियंस ने बदले में ये भी बताया ब्रिटिशर्स को कि एक ऐसा समय था जब हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, और हम पूरे वर्ल्ड में उसके लिए फेमस थे। हमारा क्राफ्ट, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फेमस था। और ट्रेड करने ही तो आप लोग आए थे हमारे यहाँ। ब्रिटिशर्स क्यों आए थे हमारे यहाँ? ट्रेड करने ही आए थे। ब्रिटिशर्स से पहले भी बहुत सारे आए थे हमारे यहाँ ट्रेड करने ही तो इससे ये पता चलता है कि हम ट्रेड में भी बहुत आगे थे, व्यापार में भी हम बहुत आगे थे। और ये सारी चीज़ें जब इंडियंस ने बताई तो जो बाकी इंडियंस थे, जो हमारे लीडर ने बताई, तो जो बाकी इंडियंस इन चीज़ों को सुन रहे थे उनके अंदर क्या आया, अपने देश के लिए गर्व की भावना आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. तो जब ये achievements हमारे leaders ने इंडियंस को बताई तो इंडियंस के अंदर क्या आया, अपने पास्ट के लिए एक गर्व की भावना आई। ठीक है, और वो सोचने लगे कि हम अपना पास्ट हमारा कितना अच्छा था, हम उसको फिर से पाने की कोशिश करेंगे, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ऐसे धीरे धीरे करके फोकलोर का सहायता लेके, भारत माता की फिगर का सहायता लेके क्या किया, हमारे जो लीडर्स ने लोगों को के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स ये आई कि जो हमारे लीडर्स थे, जो इमेजेस को यूज़ कर रहे थे, वो सारी इमेजेस क्या थी, हिंदू से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? हिंदू से रिलेटेड थी। इसी वजह से जो बाकी कम्युनिटीज़ थी उनको क्या लगता था, बुरा लगता था। उनको लगता था कि हमें क्या किया जा रहा है, हमें बाहर निकाला जा रहा है, हमें अलग समझा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत टाइम लगा था लोगों को कलेक्ट करने में, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद जब हम कनेक्ट हुए एक दूसरे से, हमारे अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई, हमने अंग्रेज़ों को फाइनली भगा तो दिया ही, और 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। जितने भी वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बनाए हैं सारे समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।